कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा बोर्ड ने जारी किया है पेपर 2026 का, उस पेपर के लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। तो चौथे वाले प्रश्न के हम सभी क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में समझेंगे। हर प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा और यहाँ पे आपको 4 प्रश्न आएंगे, जहाँ से आपको मिलेगा 12 नंबर। तो आज की वीडियो में 12 नंबर कन्फर्म करने वाले हैं। आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए चित्र हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें दिया है, देखिए ये चित्र की संरचना है। ए भाग हमें जो है नहीं दिया हुआ है। और फिर देखिए इसमें कह रहा है, देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे दिया है प्रांकुर चोल, इसमें है पररोह शीर्ष, अधिकोरक, मूलांकुर, मूल गोप और फिर मूलांकुर चोल, ये दिया हुआ इसमें। तो कह रहा है ये कौन सा चित्र है। देखिए ये जो है मक्के के बीज का क्या है, ये क्या है, अधिकाट, आधा पर से कटा हुआ चित्र है बीज का। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, हमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि चित्र की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दे रहा है कि चित्र की पहचान कीजिए। दूसरा है मूलांकुर चोल यानी कि कोलियोराइजा और प्रांकुर चोल में अंतर बताइए। और तीसरा है चित्र में रेखांकित भाग ए का नाम बताइए। तो देखिए जो ए लिखा है ये क्या है, ये भ्रूणपोष है, क्या है, भ्रूणपोष है। तो देखिए हम इसे भी अभी इस तीनों क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे और चित्र का नाम भी आपको बताएंगे वीडियो के। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। खा वाला क्वेश्चन है, सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह सहायक है। ZIFT और GIFT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT से किस तरह भिन्न है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, RNA पहला आनुवांशिक पदार्थ था, अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे कि उपापचयी, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास RNA से हुआ। RNA आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक यानी जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो RNA उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है। RNA उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA का विकास हुआ, जिससे यह अधिक अस्थायी है। DNA के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। इसमें कह रहा है, देखिए कि उपयुक्त पैराग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। देखिए आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इस पर आधे प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। दूसरा है RNA की तुलना में DNA को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। तीसरा है RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। और घा वाला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है इसमें। घा वाला क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र अपव्यवन का नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का। तो हमें 4 क्वेश्चन हमें दिए हैं यहाँ पे, तो इन चारों क्वेश्चनों का आंसर हम लिखते हैं। देखिए हम इसको उत्तर को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा था उसमें कि चित्र की पहचान कीजिए। तो जो चित्र हमारा था, हमने आपको बताया कि ये एक मक्के के बीज का क्या अनुदैर्ध्य काट का चित्र है। देखिए यह एक बीजपत्री बीज मक्के के बीज की अनुदैर्ध्य काट का चित्र है, जिसमें भ्रूण दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि मूलांकुर चोल यानी कि कोलियोराइजा और प्रांकुर चोल में अंतर बताइए। तो देखिए उत्तर, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर है कि प्रांकुर चोल भ्रूण के प्रांकुर यानी पररोह शीर्ष को ढकने वाली एक खोखली पर्णीय संरचना है, जबकि मूलांकुर चोल जो है ये मूलांकुर को ढकती है। उसके बाद देखिए मैं इसमें तीसरा नंबर था कि चित्र में रेखांकित भाग ए का नाम बताइए, नामांकन कीजिए। तो देखिए चित्र में जो ए वाला हमें भाग दिया उसका वो भ्रूणपोष है। क्या है, भ्रूणपोष। तो अभी हमने इसको आपको पहले बता दिया है। तो इस प्रकार से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जहां से आपको मिल जाएगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है,
जो हमें पूछा था सहायक जनन तकनीकी के लिए। देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह सहायक है। ZIFT, GIFT और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT से किस तरह भिन्न है। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि सहायक जनन तकनीकी ART जैसे कि IVF, ZIFT, GIFT उन निसंतान दंपतियों के लिए वरदान है, जिनको बच्चे पैदा नहीं होते उनके लिए यह वरदान है, जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकते। ये तकनीकें शुक्राणु, अंडाणु निषेचन, भ्रूण विकास या उनके स्थानांतरण में मदद कर संतान को सुख प्रदान करती हैं। देखिए ZIFT जिफ्ट और गिफ्ट फैलोपियन ट्यूब में निषेचित अनिषेचित युग्मक भेजते हैं, जबकि देखिए जो ये होता है ZIFT और GIFT, इसमें क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में अंडे को और शुक्राणु को निश्चित कराते हैं, लेकिन जो IUT होता है, जबकि IUT भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, लेकिन जो IUT होता है नहीं इंट्रा यूट्राइन ट्रांजैक्शन ट्रांसफर, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बाहर ही प्रयोगशाला में शुक्राणु और अंडाणु का क्या करते हैं निषेचन कराकर उसे क्या करते हैं भ्रूण में स्थापित करते हैं, गर्भाशय में स्थापित करते हैं, जिससे क्या होता है जो माँ होती है गर्भवती हो जाती है। उसका हमें पूछा था कि ZIFT, GIFT और IUT में अंतर। तो देखिए इन तकनीकों के बीच मुख्य अंतर निषेचन के स्थान यानी शरीर के अंदर या बाहर है, और भ्रूण युग्मक के स्थानांतरण के स्थान पर फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय पर आधारित है। तो देखिए ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए जिफ्ट का क्या होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोगशाला में निषेचित IVF द्वारा जाइगोट यानी कि युग्मनज को 24 घंटे के भीतर फैलोपियन नलिका में यानी फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं स्थानांतरित किया जाता है। यह इन विट्रो निषेचन यानी शरीर से बाहर की प्रक्रिया है। इन विट्रो का होता है शरीर के बाहर, तो शरीर के बाहर इसका निषेचन करा के फिर इसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। दूसरा है गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें महिला के शरीर के बाहर निषेचन नहीं होता, बल्कि महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को सीधे फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। निषेचन महिला के शरीर के अंदर इन विवो प्राकृतिक रूप से होता है, इन विट्रो होता है, क्या होता है ये प्राकृतिक रूप से होता है। शुक्राणु और अंडाणु को महिला के फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, उसके बाद वहीं पे इनका निषेचन हो जाता है। उसके बाद देखिए IUT क्या है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखिए IUT क्या है, इसमें देखिए इसमें निषेचित भ्रूण 32 कोष की अवस्था तक को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में, यानी इसे क्या इसे फैलोपियन ट्यूब में नहीं, इसे डायरेक्ट क्या गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमें दिया है एक पैराग्राफ, उसका पैराग्राफ से हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो पहले पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है कि RNA पहला आनुवांशिक पदार्थ था, अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे कि उपापचयी, स्थानांतरण, संबंधन का विकास RNA से हुआ। RNA आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक यानी कि जैविक तंत्र की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और जैविक अभिक्रियाएं जो RNA उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये होता है उत्प्रेरक। RNA उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA का विकास हुआ, जिससे यह अधिक अस्थायी है। DNA के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। तो ये हमें दिया है पैराग्राफ। देखिए कह रहा उपयुक्त पैराग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। दूसरा है RNA की तुलना में DNA को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। तीसरा है RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये 3 क्वेश्चन, हमें तीनों क्वेश्चनों का आंसर बताना है। तो हम इस तीनों क्वेश्चनों का आंसर लिखते हैं यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन हमारा पहला था कि RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर देखिए RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ इसलिए माना जाता है
क्योंकि यह आनुवांशिक सूचना को वहन करने के साथ साथ उत्प्रेरक यानी कि राइबोजाइम के रूप में कार्य करता है और जीवन की प्रारंभिक उपापचयी स्थानांतरण एवं संबंधन क्रियाएं आरएनए द्वारा संचालित होती हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है हमारा कि आरएनए की तुलना में डीएनए को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। तो उत्तर देखिए, डीएनए द्विरज्जुक एवं पूरक संरचना वाला होता है तथा इसमें मरम्मत तंत्र विकसित होता है, जिससे यह रासायनिक परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिरोधी और आरएनए की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। क्या होता है देखिए, इसलिए देखिए आरएनए की तुलना में डीएनए को अधिक अस्थायी आनुवंशिक पदार्थ क्यों माना जाता है, हमें पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, डीएनए द्विरज्जुक एवं पूरक संरचना वाला होता है तथा इसमें मरम्मत तंत्र भी विकसित होता है, जिससे यह रासायनिक परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है और आरएनए की तुलना में क्या अधिक अस्थायी होता है और आरएनए अस्थायी होता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उत्तर देखिए, आरएनए उत्प्रेरक के रूप में अस्थायी और कम अस्थायी होता है, इसलिए आनुवांशिक सूचना के सुरक्षित और दीर्घकालिक संरक्षण हेतु इसके रासायनिक रूपांतरण से अधिक अस्थायी डीएनए का विकास आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा घ वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए घ वाला क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति होती है तो एक लक्षण का युग्मक में पृथक्करण दूसरे लक्षण से स्वतंत्र होता है। द्विसंकर क्रॉस जैसे कि गोल पीले यानी कि जो कैपिटल आर है और जो वाई है, तो गोल और पीले, और फिर क्या है झुर्रीदार हरे, और फिर क्या होता है गोल पीले और झुर्रीदार हरे में F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में क्या होता है 9:3:1 का फिनोटाइप अनुपात दर्शाता है कि लक्षण जो स्वतंत्र रूप से क्या है मिश्रित है। उसके बाद देखिए आगे द्विसंकर क्रॉस की व्याख्या। तो देखिए मेंडल ने मटर के बीजों के आकार जैसे कि गोल को आर से प्रदर्शित करते हैं, झुर्रीदार को स्मॉल आर से, और रंग पीला कैपिटल वाई, हरा स्मॉल वाई का अध्ययन किया। इसमें देखिए नंबर 1 है जनक। जनक में अगर देखिए क्या है गोल पीला, जैसे कि हमने गोल पीला और फिर क्या किया देखिए गोल पीला, ये देखिए कैपिटल आर गोल है और कैपिटल वाई जो पीला है, तो गोल पीला और फिर देखिए झुर्रीदार हरा का संकरण कराया। कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी कि स्मॉल आर झुर्रीदार है और स्मॉल वाई हरा है, तो हमने क्या किया गोल पीला और झुर्रीदार हरा का हमने संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोल पीले उत्पन्न हुए इस प्रकार से। और देखिए F2 पीढ़ी में क्या हुआ, F2 पीढ़ी में जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया गया, इसी से फिर से स्वपरागण इसी से परागण कराया गया, तो देखिए क्या हुआ, तो 4 प्रकार के युग्मक बने। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई बने। उसके बाद देखिए परिणाम क्या हुआ, परिणाम देखिए क्या हुआ, F2 में क्या है पुनेट वर्ग के अनुसार 16 में से देखिए कितने हुए, देखिए 9 गोल बीज हुए, इसमें 16 में से 9 गोल पीले बीज हुए। कितने बीज 16 था, 16 में से 9 गोल पीले हुए और 3 गोल हरे हुए और 3 झुर्रीदार पीले हुए और एक क्या हुआ झुर्रीदार हरा हुआ। तो ये दो किसमें इसमें पैतृक लक्षण आए, इसमें गोल पीला और फिर झुर्रीदार हरा, यानी कि एक इसमें और एक यानी 10 में क्या हुआ पैतृक लक्षण आए और बाकी कितना 6 नई संतानें बनी। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।